हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी झड़ती कोपलें। तो शुरू करें कहानी झड़ती कोपलें। फ्रंटियर मेल में बैठे हुए उसे लगा कि उसके पैर जकड़े जा रहे हैं। उसकी पत्नी रमा दोनों बच्चों के साथ गहन निद्रा में मगन थी। शायद यात्रा की थकान बहुत अधिक थी। थकान तो उसे भी थी, लेकिन सामान की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी उसे ट्रेन में नींद कम ही आती थी। पिछले 10 दिनों का बॉम्बे गोवा का ये एलटीसी का ट्रिप अब कुछ ही घंटों में समाप्ति पर था। बम्बई की चौपाटी, तारापुर एक्वेरियम, स्टीमर की सैर, एलिफेंटा केव की पत्थरों से कटी हुई सुंदर मूर्तियाँ, सब देखकर उससे अधिक उसके परिवार को प्रसन्नता हुई थी, जिनके साथ वो पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर आया था। गोवा के विशाल गिरजाघर और बीच, विशेष तौर पर अंजना बीच देखकर वो सब कुछ भूल गया था। वो कि उसको फिर लौटना है उसी घर में, उसी ऑफिस में। बहुत तसल्ली हुई उसे ये सोचकर कि अभी 2 दिन की छुट्टियां शेष हैं। रेस्ट करके फिर वो ऑफिस ज्वाइन करेगा। ऑफिस शब्द कितना भय सा उत्पन्न कर देता है उसके मन में। इस समय लेबर ऑफिस में था वो। वहाँ के लोगों की भांति दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, महत्वाकांक्षा, कुछ भी तो गुण नहीं थे उसमें। जो व्यक्ति पैसे की महत्ता को न समझे, जो लेबर व मैनेजमेंट के झगड़े के केसेस को सेटल करवाने के लिए छोटी सी कमीशन में भी हिस्सा न ले, वो उन्हें अपवाद लगना स्वाभाविक ही था। जिस विभाग में भी उसने ट्रांसफ़र करवाया, वहीं का माहौल उसे रास नहीं आया। अपनी एस्केपिस्ट टेंडेंसी के कारण वो छुट्टियां भी बहुत लेता था, जो उसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट बन जाता। उसने सिर को झटका दिया कि कुछ घंटों के इस बाकी बचे सफ़र में वो ऑफिस को भूल जाए। एक आकर्षण तो अवश्य था इस ऑफिस में भी। वो था चाय लाने वाला लड़का बच्ची। पास की चाय की दुकान का नौकर बच्ची जितनी बार ऑफिस में आता, उतनी ही बार कोई न कोई ऐसी बात करता कि हंसी के फुहारे छूट पड़ते। वही उसके लिए सबसे अधिक आनंद के क्षण होते। वो अधिकतर सीरियस रहता, लेकिन बच्ची की बातों पर जब अनजाने में ही एक मृदु मुस्कान होठों पर छलक पड़ती, तो जैसे सभी को मौका मिल जाता। यार बच्ची, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। मिस्टर वर्मा को हंसाना कोई बाएं हाथ का खेल थोड़ा ही है। बोल, तुझे क्या इनाम दें? साहब, इनाम तो वर्मा साहब की हंसी ने ही दे दिया। जब भी रिटायरिंग रूम में वो अपनी फाइलें देखता, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ की बातें फाइलें सामने रहने पर भी उसके कानों में आती रहती। बच्ची, तेरे माँ बाप ने तेरा क्या नाम रखा है? ये कोई और अच्छा नाम नहीं मिला? साहब, नाम तो बख्शी था। मेरी माँ तुतलाती थी तो वो बच्ची बच्ची कहकर आवाज़ें लगाया करती, इसलिए बच्ची बन गया। वैसे तो साहब, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया में किया गया काम ही सब कुछ है। उसे आश्चर्य होता, ये 12-13 साल का ठिकना सा गोल मटोल, चेहरे पर चपटी सी नाक लिए इतनी बातें बनाना कहाँ से सीख गया? वो स्वयं बहुत ही कम बोलता था बच्ची से, लेकिन एक दिन जाने किस भावावेश में उसके मुंह से निकल गया था, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करते हो बच्ची? अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने खेलने खाने की उम्र है। अपने माथे को इंगित करते हुए उसने कहा, साहब, ये तो मुकद्दर का खेल है। अपने बस की बात हो तो आदमी रुपयों का पेड़ लगा ले और जब चाहे झाड़ ले। उस दिन उसने अनुभव किया कि इतनी छोटी उम्र में भी वो रुपए की ही दुनिया के स्वप्न देखता है। ये तो तुम्हारे पिता की गलती है जो उसने तुम्हें पैसे के लालच में यहाँ भेज दिया। नहीं साहब, बाप बेचारा क्या करता? टनकपुर में एक पान बीड़ी का खोखा चलाता है। मुश्किल से ही गुजर बसर होती है। छोटे भाई बहन हैं। पैसे की किल्लत के पीछे रोज़ बापू माँ की पिटाई पर उतर आते, सो मैं भाग कर यहाँ आ गया। 150 रुपये मिलते हैं साहब, और मैं 125 रुपये मनी ऑर्डर कर देता हूँ। मेरा कोई ख़ास खर्चा ही नहीं है। एक टाइम का खाना मालिक साथ वाले ढाबे से खिलवा देता है। रात को दुकान में ही सो जाता हूँ। चाइल्ड लेबर एक जुर्म है। ये बच्चों का शोषण है। सब लेबर लॉ जानते हुए भी वो कभी कुछ नहीं कर पाया था। ऑफिस के आसपास बने सभी खोखों में छोटे छोटे लड़के सुबह 7 से रात 9 बजे तक तरह तरह के काम करते। दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अपने ऑफिस बांट लिए थे। जैसे ही कोई लेबर केस सेटल होकर आता, बच्ची
फ़ौरन चाय के साथ बिस्कुट मठरी याद ले आता। वो भी केसेस के सेटल होने का अर्थ समझ गया था। अब कुछ दिनों से तो उसने अपने मालिक से आग्रह करके गुलाब जामुन और पकौड़े भी दुकान पर रखने शुरू कर दिए थे। हर मामला जब भी सुलझता, मीठे नमकीन की सभी की इच्छा होती। आखिर मामलों को सुलझाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेबर कोर्ट में केस जाने पर कितनी परेशानी हो जाएगी, ये समझाना पड़ता था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। आगरा स्टेशन आ चुका था। बहुत चहल पहल थी, इतनी सुबह भी। उसने रमा को हिलाकर जगाया। चाय पीनी हो तो लाऊं? अब तो 3-4 घंटे की ही बात है बस, अब उठ जाओ। हाँ हाँ, अभी उठती हूँ, कहकर वो फिर सो गई है। उसने भी खिड़की का शीशा बंद कर दिया है। हवा में ठिठुरन है। यदि वो अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज बच्ची भी उसके साथ होता। एक बार सहज मूड में बच्ची का जिक्र किया था रमा से। रमा, देखो तो क्या विडंबना है। हमारे लेबर ऑफिस के चारों ओर चाइल्ड लेबर का शोषण होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। आप उसे यहाँ घर ले आओ जी। घर के कामों में मेरा हाथ भी बटा दिया करेगा और प्रज्ञा और पीयूष के साथ आराम से रहेगा। क्या बात करती हो? मैं चाइल्ड लेबर के बिल्कुल खिलाफ हूँ और तुम उसे घर में नौकर बनाने की बात कह रही हो। मैंने नौकर बनाने को कब कहा? उसकी पढ़ाई का किसी नाइट स्कूल में प्रबंध करा देंगे, उसे भी घर का सुख नसीब होगा। चाहे उसकी बात मन के किसी कोने में जची हो, पर यह कल्पना करके ही मैं सिहर उठा कि ऑफिस वाले क्या रिएक्शन प्रकट करेंगे। सोचेंगे बहुत ही घाघ है मिस्टर वर्मा, लंबा हाथ मारा कि बच्ची को नौकरी बना दिया। उसने ऐसा नहीं किया था। एक दिन बच्ची चाय के साथ गरम पकौड़े लाया तो किसी ने प्रश्न किया था, अरे भाई, आज पकौड़े क्यों ले आया? आज तो कोई केस भी नहीं आया अभी। साहब, आज स्पेशल पकौड़ा बनाया है, पहाड़ी स्टाइल का मिर्च वाला, एकदम करारा है। 2 क्षण रुककर बोला, ये पकौड़े आज मेरी तरफ से हैं साहब। वो जो लाल झंडे वाला नेता है ना, केडी साहब, उन्होंने 10 का नोट इनाम दिया मुझे। बहुत खुश थे। मैंने पूछा, इनाम कैसा है साहब? बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ। नया लेबर कमिश्नर अड़ियल बन रहा था, अभी मेरी ताकत नहीं जानता। एक धमकी दी कि कल दिखा देंगे जुलूस। फौरन डर गया। साहब, रामदीन नाम का वर्कर भी था साथ। एक हाथ से सलाम किए जा रहा था केडी साहब को। तो क्या केडी साहब भी इसी किस्म का आदमी है? हमेशा वर्करों के लिए लड़ने वाला कठोर व्यक्ति किसी बिंदु पर इतना कमज़ोर है? रामदीन का केस सर्वविदित था। अपने एम्प्लॉयर पर 26,000 के वेतन का दावा था। फैक्ट्री के प्रीमिसेस में हाथ कट गया था उसका। यहीं से मामला लेबर कोर्ट में गया था। अरे, सब लाल झंडे का कमाल है साहब, चुटकियों में फैसला करवा देते हैं। पर बेचारा रामदीन तो दुखी था। अरे भाई, उसे तो इकट्ठे पैसे मिलेंगे, फिर तुक काहे का? शर्मा ने प्रश्न किया। कह रहा था कि सीधा हाथ मशीन में कट जाने से अब तो कोई काम भी नहीं कर सकता। सोचा था 20-1 हज़ार मिल जाएंगे तो कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूँगा और बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। पर कोर्ट में आकर तो मामला और बिगड़ गया। फैक्ट्री का मालिक नाराज होकर आड़े आ गया कि तुमने यूनियन वालों से बात क्यों की? केडी साहब तो आधी रकम का खर्चा ही बता रहे हैं। मन ही मन विचलित हो उठा था वह। अपने को मजदूर नेता बताने, माइक पर चिल्ला चिल्ला कर मजदूरों के हितों के पक्ष में बोलने वाले लेबर कमिश्नरों से अपनी साठगांठ कायम करके उनके दावों की रकम से अपनी जेब गर्म करते हैं और ठाठ से कारों में घूमते हैं। कितना खोखला साम्यवाद था इनका, जिसमें वर्ग संघर्ष का लाभ चंद गिने चुने लोग उठा रहे थे। केडी साहब जैसे लोगों की गहरी चाल को समझना कितना कठिन था। उसका बस चले तो ऐसे लोगों को बेनकाब कर दे। साहब, आज रात मैं टनकपुर जा रहा हूँ, बापू की चिट्ठी आई है, फ़ौरन बुलाया है, बच्ची ने कहा। सब ठीक तो है? शर्मा ने पूछा। जाकर ही पता चलेगा। उसकी आंखों में आशंका के भाव मंडरा रहे थे। फिक्र मत कर, सब ठीक ही होगा, जल्दी लौट कर आना, साहनी ने कहा। वर्मा के मन में आया था कि बच्ची को बुलाकर कुछ मदद करे, लेकिन क्या मदद करता वो? सांत्वना के 2 शब्द बोलने की सोचता तो मन कहता, क्यों झूठा दिलासा देते हो? मदद करना चाहते हो तो कर दो शुरू अपना शेयर लेना और बांटो इन गरीबों में। तभी आत्मा धिक्कारती। तेरी अपनी भूख इतनी बढ़ती चली जाएगी कि अपने को ही संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्या मदद करेगा गरीबों की? बच्ची चला गया था। वर्मा ने LTC एडवांस ले लिया था।
इन कुछ दिनों की यात्रा में सब कुछ भुला दिया था उसने। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। उसने बच्चों को उठाया। रमा हाथ मुंह धोकर आ चुकी थी। एक बार फिर अपने नग गिनने शुरू कर दिए। 2 सूटकेस, 2 बैग, बिस्तर बंद, मयूर जग। वर्मा एकदम फ्रेश मूड में ऑफिस आया तो सबसे कुशल क्षेम पूछने के बाद फाइलों पर झुक गया। शायद चाय की प्रतीक्षा थी। तभी साहनी ने आकर बताया, सर बच्ची तो टनकपुर से अभी लौटा ही नहीं। उसकी चिट्ठी आई थी। लिखा है कि उसके बापू को कैंसर बताया गया है, दिल्ली में इलाज कराने को कहा है, लेकिन हमारे ऑफिस के अलावा यहाँ किसी से उसकी विशेष जान पहचान नहीं है। उसके मालिक का खोखा पुलिस ने तोड़ दिया। अब सरकार ने एक खोखा किसी को किराए पर दिया है, लेकिन वहाँ कोई नौकर नहीं है अभी। स्वयं जाकर चाय पीनी पड़ती है। 1 कप चाय भी 1 रुपए की है। तुम लोगों ने बच्ची के पत्र का क्या जवाब दिया? सर उत्तर क्या देते, कौन अपने गले मुसीबत मोल ले। थोड़े बहुत पैसे भेजने तक तो सब मान गए हैं। इतना ही बहुत है आज के ज़माने में। क्या ज़रूरत है भीख देने की? उसके सामने शेखी भगाड़ते निगाहते थे जैसे सब उसके अपने हों। मुसीबत के समय कैसे आंख फेर रहे हैं। नया एक केस के सेटल करने की कमीशन से उस लाचार की मदद नहीं कर सकते? उसने केवल इतना ही कहा है, लाओ मुझे दो वो बच्ची का पत्र। मन ही मन निश्चय किया कि वो उत्तर देगा। बच्ची अपने बापू को ले आए। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर खन्ना उसके विशेष मित्र हैं, उन्हीं के पास ले जाएगा। वहीं पास ही हॉस्पिटल की धर्मशाला में उसे जगह दिलवा देगा। अपने संबंधों का लाभ अवश्य उठाएगा वो किसी की मदद के लिए। फाइलें एक तरफ रखकर लिखना शुरू कर दिया है। बच्ची अवश्य आएगा। अनधिकृत खोखे फिर खड़े हो जाएंगे। 1 कप चाय फिर 50 पैसे की मिलेगी। सरकारी तंत्र की कुशलता अपना रंग अवश्य दिखाएगी, लेकिन वो अपने मार्ग से डिगेगा नहीं। सबसे अलग मार्ग पर अकेला ही चलता चला जाएगा। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी झड़ती कोपलें। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।